नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। हमारे देश के संसद के दो सदन हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को संसद का निचला सदन कहा जाता है, इसके सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। वहीं राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और इसके सदस्यों को जनता की तरफ से चुने गए प्रतिनिधि यानी विधायक चुनते हैं। इस संदर्भ में राज्यसभा सदस्यों के चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। 15 राज्यों की 57 सीटों पर 10 जून को वोटिंग होनी है, नतीजे भी उसी दिन मिल जाएंगे। लेकिन कई लोगों के नतीजे उससे पहले ही आ गए। राज्यसभा सीटों को लेकर बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू और जेएमएम ने अपनी अपनी तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इसके बाद लगभग सभी दलों में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। 31 मई को नामांकन का आखिरी दिन था और इसके साथ ही राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो गई। लेकिन इससे पहले जब एक एक कर राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही थी, लोगों की नजर कांग्रेस की सूची पर थी। क्या गांधी परिवार का मुखर विरोध करने वाले समूह जिसे G23 कहा जाता है, उसका कुछ भला होगा? इस समूह का हिस्सा रहे कपिल सिब्बल तो पहले ही सपा के समर्थन से राज्यसभा आने की तैयारी कर चुके हैं। बाकी बचे नेताओं में गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा जैसे चेहरे नेपथ्य में छूट गए। अपनी पार्टी के फैसले से जिन दो केंद्रीय मंत्रियों की कुर्सी खतरे में पड़ गई है, उसमें बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी और जेडीयू से आरसीपी सिंह शामिल है। भाजपा ने पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण को फिर से प्रत्याशी बनाया, मुख्तार अब्बास नकवी को टिकट नहीं मिला। दूसरी ओर जेडीयू के कोटे से केंद्रीय सरकार में मंत्री आरसीपी सिंह को भी उनकी पार्टी ने राज्यसभा नहीं भेजने का फैसला किया। ऐसे में ये जानते हैं कि मोदी कैबिनेट से 2 मंत्रियों का इस्तीफा होगा। मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी के सामने आगे कौन से विकल्प मौजूद है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्नाटक से और मंत्री पीयूष गोयल एक बार फिर से महाराष्ट्र के भाजपा के उम्मीदवार हैं। लेकिन मोदी सरकार के एक और मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को इस बार राज्यसभा का टिकट नहीं मिला। राजनीतिक गलियारों में नकवी को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। संसद के दोनों सदनों में अब भाजपा के पास एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं होगा। पार्टी ने अब तक जारी राज्यसभा के उम्मीदवारों को 3 सूची में मुसलमान बिरादरी के तीनों चेहरे से परहेज किया। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, जफर इस्लाम और एमजे अकबर को उम्मीदवार नहीं बनाया। अब महज 2 सीटें राजस्थान और हरियाणा की एक सीट बची है, जहां जीत करने के लिए पार्टी के पास पर्याप्त संख्याबल नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर 3 तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। रामपुर के उपचुनाव में ठोकेंगे ताल। मुख्तार अब्बास नकवी के मंत्री पद पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अगर नकवी संसद नहीं पहुंचते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें 6 महीने के भीतर मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। ऐसे में चर्चा है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर से लोकसभा का उपचुनाव लड़ाया जाएगा। आजम खान की विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने और फिर संसद का पद त्यागने के बाद ये सीट खाली है। बीजेपी मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर सीट से 23 जून को होने वाले लोकसभा उपचुनाव में उतारने की योजना में। नकवी इससे पहले 1998 में रामपुर से जीतकर लोकसभा पहुंच चुके हैं, जिसके बाद उन्हें तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। संगठन में संभालेंगे अहम जिम्मेदारी। इस साल के अंत में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश बीजेपी के लिहाजे से बेहद अहम है। एक पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है तो दूसरा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह राज्य है। इसके अलावा साल 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में मुख्तार अब्बास नकवी को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। इससे पहले भी कई वरिष्ठ मंत्रियों को मोदी कैबिनेट से हटाकर संगठन में जिम्मेदारी दी जा चुकी है। मनोनीत होकर जाएंगे उच्च सदन। राज्यसभा में मनोनीत सांसदों की संख्या 12 होती है, जिससे राष्ट्रपति की तरफ से नामित किया जाता है। इस वक्त 5 मनोनीत सदस्य हैं, जबकि 7 सीटें खाली हैं। ऐसे में यह संभव है कि भाजपा मुख्तार अब्बास नकवी को राष्ट्रपति की ओर से नामित कराकर फिर से राज्यसभा भेज दे और मौजूदा जिम्मेदारी को कायम रखा जाए। नीतीश कुमार ने आरसीपी के खतरे पर। नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के एकदम खासम खास माने जाने वाले नेता। यूपी कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार वाली एनडीए में जब नीतीश कुमार मंत्री बने तो आरसीपी सिंह से उनका परिचय हुआ। परिचय साझेदारी में बदली। जब नीतीश कुमार के हाथ में बिहार की सत्ता आई तो ये उनके ब्यूरोक्रेट नंबर 1 बन गए। फिर सियासत में आते हुए राज्यसभा में एंट्री ली। जेडीयू के अध्यक्ष भी बने, लेकिन उसके बाद से ही नीतीश और आरसीपी के बीच समीकरण बिगड़ने की पटकथा लिखे जाने लगी। कहा जाता है कि मोदी सरकार 2.0 के मंत्रिमंडल का गठन जेडीयू के पार्टी अध्यक्ष के तौर पर आरसीपी सिंह को पार्टी ने बीजेपी के साथ 2 कैबिनेट और 2 राज्य स्तर के मंत्री पद के लिए बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन वो अकेले ही मंत्री बन गए। जातीय जनगणना में उनकी लाइन पार्टी से अलग रही। यूपी चुनाव में पार्टी की ओर से बीजेपी के साथ तालमेल करने में भी वो नाकाम साबित हुए। चर्चा यहाँ तक होने लगी कि उन्हें जेडीयू में बीजेपी का आदमी माना जाने लगा। सभी की निगाहें एक अन्य मार्ग पर टिकी थी। जेडीयू ने आरसीपी सिंह का टिकट काटकर खीरू महतो को टिकट दिया। माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह को मौका न देकर नीतीश कुमार ने उन्हें और बीजेपी दोनों को संकेत देने की कोशिश की है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि अब जेडीयू सरकार में शामिल नहीं होगी। इसके जरिए भी जेडीयू बीजेपी को अपनी नाखुशी का संकेत देना चाह रही है। मोदी के निर्देश पर आगे कदम उठाएंगे आरसीपी। जेडीयू से राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि वो मंत्री पद पर बने रहने या इस्तीफा देने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर काम करेंगे।
जिस पार्टी में सिंह कभी अध्यक्ष थे उसी पार्टी में किनारे लगा दिए जाने के बाद पहली बार पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वफादार हैं और उन्हीं की पूर्ण सहमति से केंद्र में मंत्री भी बने थे। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि सिंह को समय से पहले मंत्री पद छोड़ने की जरूरत नहीं है। नीतीश ने कहा कि आरसीपी को पार्टी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, जिनमें लगातार 2 बार सांसद बनाना भी शामिल है। आईएएस अधिकारी रहने के समय से ही उन्हें मान्यता दी जा रही है। किस राज्य से कितने माननीय सांसद राज्यसभा जाएंगे? राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। यहाँ पर कुल 11 सीट, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 6, बिहार में 5, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में 4, ओडिशा और मध्य प्रदेश में 3, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा में 2, जबकि उत्तराखंड में 1 सीट है। क्या मोदी कैबिनेट का होगा विस्तार? दोनों को राज्यसभा सदस्यता समाप्त होते ही इस्तीफा देना जरूरी नहीं है। नियम के मुताबिक किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने के बाद भी दोनों अगले 6 महीने तक मंत्री बने रह सकते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह अगर 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं बनते तो दोनों को इस्तीफा देना पड़ेगा। मौजूदा मंत्रिमंडल में 3 मंत्री बनाए जाने की गुंजाइश है। 2 और मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह के इस्तीफे देने की स्थिति में कैबिनेट में 5 मंत्रियों के लिए जगह खाली हो जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का विस्तार अभी कर सकते हैं, लेकिन इसकी गुंजाइश न के बराबर है। निर्दलीय सुभाष चंद्रा ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किल। सुभाष चंद्रा हरियाणा से निर्दलीय राज्यसभा के सांसद है और उनका कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। ऐसे में इस बार हरियाणा का नंबर गेम उनके पक्ष में नहीं, जिसके बाद सुभाष चंद्रा ने राजस्थान से बीजेपी से राज्यसभा चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई। राजस्थान के मौजूदा संख्या बल के हिसाब से बीजेपी केवल 1 सीट जीत रही है, वहीं दूसरी सीट पाने के लिए उसे 11 वोट की दरकार है। बीजेपी ने एक पक्की सीट के लिए घनश्याम तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के पास 3 में से 2 सीटों पर पार्टी का बहुमत है। तीसरी सीट जीतने के लिए कांग्रेस को निर्दलीय और सहयोगी दलों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी के पास दूसरी सीट के लिए 30 अतिरिक्त वोट हैं। ऐसे में यह सीट निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा को जीतने के लिए बीजेपी के 30 वोट के अतिरिक्त 11 वोटों की जरूरत होगी, यानी कुल 41 वोट सुभाष चंद्रा को जीतने के लिए चाहिए होंगे। फिर से चर्चा में आया 2016 का स्याही कांड। सुभाष चंद्रा के राजस्थान से उम्मीदवार बनने के साथ ही हरियाणा के 6 साल पुरानी स्याही कांड की याद फिर से ताजा हो गई। साल 2016 में हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो सुर्खियां बन गया था। उस वक्त मीडिया जगत के दिग्गज सुभाष चंद्रा के चुनाव में हुई जीत विवादों में आ गई थी। 2016 में हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के निर्दलीय के तौर पर सुभाष चंद्रा को बाहर से समर्थन दिया था। कांग्रेस और इनेलो ने सुप्रीम कोर्ट के वकील आर.के. आनंद को उम्मीदवार बनाया था। संख्या बल सुभाष चंद्रा के पक्ष में नहीं थे, लेकिन 14 कांग्रेस विधायक के वोट गलत पेन इस्तेमाल करने की वजह से रद्द हो गए थे। राज्यसभा चुनाव के लिए एक तरह की बैगनी स्याही वाली पेन से ही वोट करने होते हैं। ये पेन चुनाव आयोग की तरफ से दी जाती है। इस स्याही के पेन से ही टिक मार्क करना होता है, लेकिन कांग्रेस के 14 उम्मीदवारों के वोट पर दूसरी पेन के निशान थे, जिसके चलते उनके वोट कैंसिल कर दिए गए। कहा जाता है कि वोटिंग के दौरान रणनीतिक रूप से किसी ने बैगनी स्याही की जगह ब्लू स्याही वाला पेन रख दिया था। मामला कोर्ट में भी गया, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ कि वो स्याही अलग थी या नहीं। तो आज हमने आपको राज्यसभा चुनाव से लेकर मोदी सरकार के 2 मंत्रियों के आगे की संभावनाओं के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।